Hi everyone. In this video we will cover part 2 topic 2 of our hunt series. जो इस वीडियो में नए हैं एंड जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस हंट सीरीज़, वो इसके पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इन अ नटशेल हम हंट सीरीज़ में ये दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी हिडन सिलेबस। यूपीएससी में 15-16 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। लेट मी शो यू। ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में ही 26 क्वेश्चन इन 15 टॉपिक में से आया है। तो सबसे पहले हम इन 15 टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो हमारा सेकंड एजेंडा रहेगा वो है मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs 2.0। इस पार्ट में हम PYQs को डिड्यूस करेंगे बिकॉज आपको अपना होराइज़न ना एक्सपेंड करना होगा, अपनी पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी होगी। इसीलिए यू हैव टू लुक बियॉन्ड योर नॉलेज, बट नॉलेज को ही बेस बना के। एग्ज़ाम के क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप राइट आंसर तक पहुँच जाओगे। वो ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे डेवलप करनी है, कैसे PYQs को, कैसे क्वेश्चंस को डिड्यूस करना है, हम मेटा एनालिसिस वाले पार्ट में देखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कवर टॉपिक 2 दैट इज़ मिनरल रिसोर्सेज एंड क्रिटिकल मिनरल्स। यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट एरिया है एंड इस वीडियो में हम सिर्फ यूपीएससी CSE को ही नहीं, जो क्वेश्चन CDS में आए हैं, जो क्वेश्चन CAPF में आए हैं, इनफैक्ट जो क्वेश्चन स्टेट PCS में भी आए हैं उनको भी कवर करेंगे। एज यू कैन सी दैट यूपीएससी CSE CAPF CDS PYQs मल्टीपल क्वेश्चन पिछले 10-15 सालों में आए हैं। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो 2023 में ही आ गया था। सो यू कैन सी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत लेंदी भी नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ज्योग्राफी में क्लासीफाई कर सकते हो। ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये PYQs हो गया और ये जो मिनरल के नोट्स हो गए। बट सिर्फ PDF इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा वीडियो देखना बिकॉज वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी डिस्कस करूँगा जो PDF की इन्फॉर्मेशन के अलावा एक्स्ट्रा एडिशन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ सबसे पहले मिनरल्स होते क्या हैं। ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स का बेसिक सोर्स होता है हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में हॉट मैग्मा है, जब वो कूल होते हैं, जब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स फॉर्म करते हैं। कुछ मिनरल्स हमारे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। कुछ मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, जिप्सम हो गया, पोटैश हो गया। कुछ मिनरल्स हमको ओशन बेड में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीज हो गया। तो मिनरल्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेटेलिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल नाम से ही लग रहा है कि मेटल से रिलेटेड है। तो मेटेलिक मिनरल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फेरस मिनरल, दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल, तीसरा होता है प्रीशियस मेटल। फेरस मिनरल का एग्जांपल क्या है? आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस मिनरल का एग्जांपल क्या है? कॉपर हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, बॉक्साइट हो गया। प्रीशियस मेटल का एग्जांपल क्या है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ये तो आपके हो गए मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फ्यूल मिनरल्स, जहाँ से हम फ्यूल डिराइव करते हैं, और दूसरा होता है अदर्स नॉन मेटेलिक मिनरल। तो फ्यूल मिनरल में क्या क्या आता है? कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपका फ्यूल मिनरल है। और अदर मिनरल्स में क्या आएगा? जैसे माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। ये आपका अदर नॉन मेटेलिक मिनरल हो गया। अब हम पर्टिकुलरली इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया के कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग मिनरल बेल्ट कहते हैं, जहाँ पे मिनरल का जो एक्यूमुलेशन है, मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में क्या क्या आता है? छोटा नागपुर रीजन हो गया, उड़ीसा प्लेट्यू हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू हो गया। ये सारे एरिया आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हैं और ये एरिया आयरन ओर के लिए, कोल के लिए, बॉक्साइट के लिए, माइका के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत ही एविडेंट क्वांटिटी में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा मिनरल बेल्ट आपका हो गया साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। इस बेल्ट के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं? कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, अपलैंड्स, केरला। और ये रीजन जो है वो फेरस मेटल के लिए, बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। एक चीज़ याद रखना कि जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको कोल के डिपॉजिट बहुत कम मिलेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगे, एक्सेप्ट निवेली जो कि तमिलनाडु में है, और आपको यहाँ पे लिग्नाइट के डिपॉजिट मिलेंगे। जो तीसरा आपका मिनरल बेल्ट हो गया वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ खंभात इन गुजरात, अरावली इन राजस्थान। और ये जो बेल्ट है वो कॉपर के लिए, जिंक के लिए बहुत फेमस है। स्पेशली राजस्थान में आपको बिल्डिंग स्टोन्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। यहाँ आपको डोलोमाइट मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। डोलोमाइट जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ऑल्सो इस रीजन में आपको पेट्रोलियम मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा।
तो ये तो रहा आपकी इंडिया का जो मिनरल बेल्ट है, मेजर मिनरल रीजन है, उनका एक ओवरव्यू। जो मैंने सारी चीज़ें बोली है ना, उसको आप लिख लेना, बिकॉज वो इस PDF में नहीं है, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नाउ इंडिया में मिनरल्स को एडमिनिस्टर कौन करता है, मिनरल को एक्सप्लोर कौन करता है, माइन कौन करता है। मिनरल्स के सर्वे के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सारे मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करती है, माइनिंग करती है, एक्सेप्ट जो आपके फ्यूल मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स, कोल। जो आपका फ्यूल मिनरल है उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये मिनिस्ट्री भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, LNG को देखेगी, बट कोल के लिए एक दूसरी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो कोल और लिग्नाइट रिजर्व का एक्सप्लोरेशन करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करेगी। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिस्पॉन्सिबल है। और ये पावर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को कहाँ से मिलता है, तो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 से मिनिस्ट्री ऑफ माइन को माइनिंग एंड मेटलर्जी ऑफ नॉन फेरस मेटल लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, निकल, सिल्वर, इनका एक्सप्लोरेशन करने की पावर मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 को भी एडमिनिस्टर करती है। ऑफशोर एरियाज़ क्या हो गया, जैसे इंडिया का टेरिटोरियल वाटर हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो मिनरल मिलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिनरल मिलेंगे, मैरीटाइम जोन में जो मिनरल मिलेंगे, उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ माइन एडमिनिस्टर करेगा। तो यहाँ पे आप 3 मिनिस्ट्री का काम जान लो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर जो PSU आते हैं, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ONGC हो गया, IOCL हो गया और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक अटैच्ड ऑफिस है, और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर अटैच्ड बॉडी हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो PSU आते हैं, नाल्को हो गया, SCL हो गया, SCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके बाद मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो नाल्को है आपकी एक नवरत्न कंपनी है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आते हैं, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट आप देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो कि जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे सेटअप किया जाता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स एंड कोलर गोल्डफील्ड, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे मिनरल्स का सर्वे करता है एक्सेप्ट यूरेनियम। याद रखना कि यूरेनियम को छोड़ के बाकी सारे मिनरल्स का सर्वे करता है। जब GSI यूरेनियम को मैनेज नहीं करता तो यूरेनियम कौन मैनेज करता है, यूरेनियम इज़ मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, याद रखना। और ये डिपार्टमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट चार्ज में रहता है। नेक्स्ट देखो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मेन फंक्शन जो होता है वो रेगुलेटरी फंक्शन होता है, और ये फंक्शन कहाँ से इसको मिली है, तो माइंस एंड मिनरल्स 1957। अभी आपने देखा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, कंजर्वेशन, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट फ्यूल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ के एंड माइनर मिनरल्स को छोड़ के, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये बाकी मिनरल्स का कंजर्वेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसा हमने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन देखा है कि मिनरल्स को आप लोग मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। ये तो हम ज्योग्राफी पर्पस की वजह से करते हैं कि मिनरल्स का नेचर क्या है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बट कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डालता है। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली वो मिनरल्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी रिसेंट न्यूज़ आया था कि इंडिया जो है वो 30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट रिलीज़ की है, इसीलिए इस साल के लिए क्रिटिकल मिनरल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो वो सारे 30 मिनरल्स हैं। यहाँ आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनका ये जान लो कि एप्लीकेशन क्या है और इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या है। इंडिया के पास वो एविडेंट फॉर्म में है या फिर इंडिया उसको इंपोर्ट करता है। मोटा मोटा क्वेश्चन यहीं से आता है। सो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड दे आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसको क्रिटिकल मिनरल कहते क्यों हैं, क्योंकि जो इनका सप्लाई है, जो इनकी अवेलेबिलिटी है बहुत कम है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, रिस्क ऑफ सप्लाई, प्लस बहुत ही कम जियोग्राफिकल लोकेशन पे ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ना क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। इनकी सप्लाई कम है, सप्लाई का शॉर्टेज है, लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, बट इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत हाई है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने
30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट जारी किया है, यू कैन सी हियर। और जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल, फॉस्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोनियम, टेंटेलम, टेरूलियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेरेलियम एंड कैडमियम। ये आपके 30 क्रिटिकल मिनरल हो गए। इसके नाम आप याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में दे दे और ऑप्शन में आपको ऐसे दे कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो ये नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद कर लो कि जो मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है और बोरॉन जो है, ये 3 जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल नहीं है। तो ये याद रखना आप, हो सकता है एलिमिनेशन में काम आ जाए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स का आप यूजेस देख लो और इंडियन की अवेलेबिलिटी देख लो। मेनली देखो यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। जैसे कोबाल्ट हो गया, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है, बैटरीज़ में यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है। इसको हम डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पिगमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं। उसी तरह लिथियम को देख लो, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, ग्लासवेयर, सिरेमिक, फ्यूल मैन्युफैक्चर, लुब्रिकेंट। जो थोड़ा सा ऑफ बीट एप्लीकेशन है उसको याद रखो, जैसे ग्लासवेयर में यूज़ होता है, सिरेमिक में यूज़ होता है, ठीक है। ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, बट यूज़ होता है। तो ये जो ऑफ बीट यूजेज है उनको ध्यान रखना, इसको भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। नौ निकल, निकल का यूज़ स्टेनलेस स्टील में होता है, सोलर पैनल्स में होता है, बैटरी, एयर स्पेस, डिफेंस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है। और निकल का इंडिया में एक्सप्लोरेशन वेदांता करता है, इसका गोवा में प्लांट है। नाउ टाइटेनियम, टाइटेनियम एरोस्पेस में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टाइटेनियम PYQ है, इसको देख लेना कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ होता है, पिगमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। टाइटेनियम स्पंज प्लांट कहाँ पे है? केरला में, इसको याद रखना। इंडिया में टाइटेनियम के मेजर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, गुजरात एंड महाराष्ट्र। रेयर अर्थ एलिमेंट, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इसीलिए इनका यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है। कैटालिस्ट, पॉलिशिंग, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, विंड एनर्जी सेक्टर में यूज़ होता है, एविएशन में यूज़ होता है, स्पेस में यूज़ होता है। इनका जो मेन रिसोर्स है वो है मोनेजाइट। मोनेजाइट 2 चीज़ का प्राइमरी रिसोर्स है, पहला रेयर अर्थ एलिमेंट और दूसरा थोरियम। थोरियम का रिसोर्स भी मोनेजाइट है और रेयर अर्थ एलिमेंट का भी रिसोर्स मोनेजाइट है। इसके बाद देखो कॉपर, कॉपर का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सोलर पैनल के लिए यूज़ होता है। इंडिया में कॉपर का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, इसीलिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं। नेक्स्ट सिलिकन, सिलिकन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ कहाँ है? तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, पेंट में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम अलॉयज़ में यूज़ करते हैं। इंडिया जो है वो सिलिकन के प्रोडक्शन में 12th नंबर पे आती है। इसके बाद देखो यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं। लैंथनम, सीरियम, प्रासियोडियम, नियोडीनियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ड्रास्पोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, येटेरबियम, ल्यूटीटियम, स्कैंड्रियम और इट्रियम। इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, देख लो। फ्लोरेसेंट होते हैं, चमकते हैं, कंडक्टिव होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनका यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। नाउ देखो इनका नाम रेयर अर्थ मिनरल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत रेयर है, इनका एक्सप्लोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग इनको रेयर अर्थ कहते हैं। जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट निकाली है ना, उसके पार्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो क्वांटिटी है ना वो रेयर नहीं है। अर्थ क्रस्ट में ये क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बट इनका जो एक्सप्लोरेशन है, जिनका एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनको हम लोग रेयर कहते हैं, ठीक है। इनके प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना की मोनोपोली है। चाइना जो है वो 60% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। और आप रैंकिंग देखो, सबसे आगे चाइना है। रिज़र्व में 2 टाइप की रैंकिंग होती है, एक होती है रिज़र्व, एक होता है प्रोडक्शन। रिज़र्व मतलब कि वहाँ पे कितना रिज़र्व है, प्रोडक्शन मतलब कौन सी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो रिज़र्व में सबसे आगे चाइना है, दूसरा वियतनाम, तीसरा ब्राज़ील। 3 जान लो और इंडिया का जान लो, इंडिया 5वें नंबर पे है। और प्रोडक्शन में सबसे आगे चाइना, फिर USA, फिर म्यांमार और 6वें नंबर पे आपका इंडिया हो गया। नेक्स्ट देखो रेयर अर्थ मिनरल का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। डेली यूज़ है, जैसे लाइटर फ्लिंट में यूज़ होता है, गैस पॉलिशिंग में यूज़ होता है, कार अल्टरनेटर में यूज़ होता है। इसके साथ इसका यूज़ हाई एंड टेक्नोलॉजी में भी है, जैसे लेज़र बनाने में, मैग्नेट बनाने में, बैटरीज बनाने में, फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में। बेसिकली जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ना, उसको प्रोड्यूस करने में, उसको डेवलप करने में रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ होता है। नाउ 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्लासिफिकेशन आपको मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 में मिलेगा। ये एक्ट मिनरल्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करता है कि उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो कहाँ कितने क्वांटिटी में मिल रहे हैं, बल्कि उनका यूज़ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, इस बेसिस पे मिनरल्स को मेजर और माइनर के फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है। मोटा मोटा समझना चाहो तो जो मेजर मिनरल्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो माइनर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे देखो जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो MMDR के फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं और जो मिनरल्स फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आते वो माइनर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं, जैसे लिग्नाइट हो गया, कोल, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड। बेसिकली आप ये समझो कि जिन मिनरल्स का आप नाम सुनते रहते हो उनमें से मैक्सिमम मिनरल्स जो है वो मेजर मिनरल्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है कि किस मिनरल्स को हम लोग मेजर मिनरल कहते हैं, बस इतना है कि जो मिनरल माइनर मिनरल की लिस्ट में नहीं है वो ऑटोमेटिक मेजर हो जाएंगे। डैट मीन्स कि सेंटर नोटिफाई करती है कि क्या माइनर मिनरल हैं और जो भी माइनर मिनरल की लिस्ट में नहीं आते हैं वो मेजर हो जाते हैं। सेंटर ने MMDR एक्ट के अंदर 86 माइनर मिनरल्स को अब तक नोटिफाई किया है। ठीक है, जो मेजर मिनरल्स है उसका लॉ बनाने का पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और जो माइनर मिनरल्स है उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। माइनर मिनरल्स के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। ये 3 याद रखना, क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले। सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, उसके आगे गुजरात है, उसके आगे महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे एक बार आप देख लेना। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन जो है वो माइनर है। ठीक है, जिप्सम जो है वो माइनर है, शेल जो है वो माइनर है, मार्बल जो है वो माइनर है, ग्रेफाइट जो है वो माइनर है। इसके बाद ये आप हो गए मेजर मिनरल्स। ठीक, नाउ 2023 में MMDR एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए थे, ये देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। MMDR को पहले 2015 में अमेंड किया गया था और इस अमेंडमेंट के थ्रू 2 चीज़ इस्टेब्लिश किया गया। पहला, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये बॉडी क्या करेगी, तो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगी, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। और दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये बॉडी माइनिंग इंडस्ट्री में सेटअप किया जाएगा फॉर दी वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे माइनिंग होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग होता है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, लोगों को असुविधा बहुत होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए DMF को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद इस एक्ट को 2016 में, 2020 में और 2021 में भी अमेंड किया गया। कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लाए गए। फॉर एग्जांपल अब कैप्टिव माइनिंग में और मर्चेंट माइंस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कैप्टिव माइन क्या होता है, कैप्टिव माइंस वो होता है जहाँ पे कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट है मिनरल्स का माइन करने के लिए, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, बट इन मिनरल्स को सिर्फ वो खुद यूज़ करेंगे, इसका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन मर्चेंट माइंस में क्या होता है कि कंपनी मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगी, बाद में उसको बेच भी सकती है। तो ये डिफरेंस है कैप्टिव माइनिंग और मर्चेंट माइंस में। इसके साथ FDI इंट्रोड्यूस किया गया, 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूल। और ये पॉलिसी किन मिनरल्स के लिए अप्लाई होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन फ्यूल मिनरल्स और नॉन एटॉमिक मिनरल्स, क्योंकि जो फ्यूल मिनरल्स हैं और एटॉमिक मिनरल्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल्स हैं उनमें 100% FDI इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट देखो 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि शेड्यूल 1 में पहले पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 MMDR एक्ट के 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं, उनमें से 6 को डीलिस्ट कर दिया गया। कौन कौन से मिनरल्स को डीलिस्ट किया गया, तो बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेनियम और जिरकोनियम। डिलिस्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ, डिलिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, पहले जो पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 था उनमें जो भी 12 एटॉमिक मिनरल्स थे उनका जो एक्सप्लोरेशन है सिर्फ PSUs कर सकते थे, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकते थे। बट डीलिस्ट करने के बाद ये जो 6 मिनरल्स हैं इनका एक्सप्लोरेशन, इनका माइनिंग अब प्राइवेट कंपनीज़ भी कर पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये 6 मिनरल्स याद कर लेना। इसके बाद कुछ स्पेसिफाइड मिनरल्स हैं, टू बी स्पेसिफिक, 29 मिनरल्स ऐसे हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के लिए, जिनकी माइनिंग लीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है। ये जो 29 मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स लाइक बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम, जिरकोनियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल, रेयर अर्थ मेटल। यहाँ पे आप यूरेनियम और थोरियम को छोड़ दो तो बाकी जो 29 मेटल हैं उनके लिए जो माइनिंग लीज है, जो कंपोजिट लाइसेंस है वो कौन देगा, यूनियन गवर्नमेंट देगी। बाकी जो एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। देखो 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं, ठीक है, पहले ये समझ लो। एक आपका होता है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी एक्सप्लोर करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमको मिनरल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर करने के बाद आता है माइनिंग लाइसेंस कि अब हमको माइन करना है। तो जो ये 29 मिनरल हैं इनके एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास।
बट एक्सप्लोर करने के बाद जब माइनिंग की बात आती है तो वो लाइसेंस कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगी। कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है? कंपोजिट लाइसेंस में दोनों आता है, एक्सप्लोरेशन भी आता है, माइनिंग भी आता है। तो अगर इन 29 मिनरल में से किसी भी मिनरल का कंपोजिट लाइसेंस लेना हुआ तो वो कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्पेसिफिकली इन 29 मिनरल की बात कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए जो ऑक्शन का लाइसेंस है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी। बाकी माइनिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज कौन देगा? तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। माइनिंग लीज कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो ऑक्शन है वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी फॉर अदर मिनरल्स। बट इन 29 के लिए यूनियन गवर्नमेंट माइनिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस देगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का रिजर्व और प्रोडक्शन, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। सब कुछ मत याद करना, बस आप गो थ्रू कर लेना। एटलीस्ट ये देख लेना कि इंडिया में कहाँ रिजर्व है, कहाँ प्रोडक्शन है, कौन सा स्टेट हाई है, कौन सा स्टेट लो है। ठीक है, सबसे पहले हम कोबाल्ट की बात करते हैं। तो कोबाल्ट नेचर में बहुत ही रेयर होता है, ऐसा कि ये अलोन पाया जाता है, अकेला पाया जाता है। नॉर्मली ये हमेशा किसी और मिनरल्स के साथ ही पाया जाएगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है B12, उसका एक कंपोनेंट है कोबाल्ट। इसके साथ जो कोबाल्ट 60 है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट और स्टरलाइजेशन में काम आता है। तो ये कोबाल्ट 60 याद कर लेना। इंडिया में रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में रिजर्व है। प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में बात करें तो कॉन्गो में सबसे ज़्यादा रिजर्व है। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट लिथियम। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और जो लिथियम है वो वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल है इन दी वर्ल्ड। इंडिया में बात करें तो रियासी रीजन, जम्मू एंड कश्मीर में और मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, यहाँ पर रिजर्व पाया जाता है। इसका इंपोर्ट हम लोग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से। वर्ल्ड में रिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलीविया में है, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर चिले एंड USA में है। ABC, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया को हम लोग लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं, ये भी याद रखना। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। आयरन की बात करें तो इंडिया में जो मैक्सिमम रिजर्व आयरन का वो है हेमेटाइट रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मैक्सिमम इंडिया में ऑलमोस्ट 90% का जो आयरन रिजर्व है वो हेमेटाइट रिजर्व है। हेमेटाइट रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा में है, फिर झारखंड में है। इसके बाद जो मैग्नीटाइट रिजर्व है वो है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। इंडिया में हेमेटाइट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे आगे उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटका है। मैग्नीटाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटका में जो चिकमंगलूर रीजन है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है बाबा बुदान हिल्स। और तमिलनाडु में जो सलेम रीजन है, नॉर्थ आर्कोट रीजन है, वहाँ होता है। ठीक है, वर्ल्ड में बात करें तो रिजर्व में एंड प्रोडक्शन में दोनों में ऑस्ट्रेलिया आ गया है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड एंड चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर। सबसे ज़्यादा आयरन का एक्सपोर्ट कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? तो चाइना। अल्मोनियम की बात करें तो मैक्सिमम अल्मोनियम हमको बॉक्साइट से मिलता है। कौन कौन सी कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है? तो हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता। वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे आगे क्या है? चाइना। ये तो कॉमन है। इसके बाद देखो निकल। इंडिया जो है मेनली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे निकल के लिए। इंडिया में निकल के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में, झारखंड में। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? झारखंड में। वर्ल्ड में सबसे आगे कौन है रिजर्व में? तो इंडोनेशिया, और प्रोडक्शन में भी इंडोनेशिया। ना कोल को देखें, दो टाइप के कोल होते हैं। एक होता है नॉन कोकिंग कोल, दूसरा होता है कोकिंग कोल। जो नॉन कोकिंग कोल होता है वो होता है लो ग्रेड कोल, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है बहुत कम होता है, ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और सल्फ़र जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में ज़्यादातर जो है वो नॉन कुकिंग कोल ही पाया जाता है। जो कुकिंग कोल है ना उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कुकिंग कोल किसको कहते हैं? तो कुकिंग कोल जो है मेटलर्जिकल कोल हो गया, इसको हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बट जो नॉन कुकिंग कोल है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, रिजर्व की बात करें तो कोल का रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है, झारखंड में है। और प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे आगे उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़। इंडिया जो है वो मेनली ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है कोल। वर्ल्ड की बात करें प्रोडक्शन में तो सबसे आगे चाइना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कोल की। चाइना की भी जो कोल की क्वालिटी है ना बहुत पुअर है, और चाइना भी कोल जो है ना, जो हाई ग्रेड ऑफ कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। इसके बाद देखो यूरेनियम का। इंडिया जो है वो थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व है। इसके बाद ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। इंडिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो बिट्स एंड पीसेस में, झारखंड हो गया। यूरेनियम का प्रोडक्शन कहाँ पे अच्छा होता है? तो आंध्र प्रदेश हो गया। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिजर्व प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो कजाकिस्तान। ठीक है, नाउ रेयर अर्थ एलिमेंट। जैसा हमने देखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट और थोरियम का जो प्राइमरी रिजर्व है वह है मोनेजाइट। मोनेजाइट कहाँ पाया जाता है? बीच सैंड ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कहाँ प्रोडक्शन होता है? केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में रिजर्व है और चाइना में ही प्रोडक्शन होता है। नाउ गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गोल्ड की रिजर्व कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में है। बट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में।
वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, बट प्रोडक्शन जो है वो चाइना करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है तो स्विट्ज़रलैंड करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्वांटिटी के टर्म में प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा करता है तो चाइना करता है, बट जो एक्सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो है स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद आप डायमंड देखो, डायमंड में लैब ग्रोन डायमंड इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। लैब ग्रोन डायमंड बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से डायमंड बनाते हैं, मतलब डायमंड का प्रोडक्शन नेचुरली नहीं होता, लैब के थ्रू होता है, इसीलिए हम इसको लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इंडिया में डायमंड कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है तो पन्ना हो गया मध्य प्रदेश का। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो रशिया, उसके बाद बोस्टवाना। ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, और अगर कार्बन कंटेंट की बात करो तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ होता है डायमंड में, उससे कम ग्रेफाइट में, उससे कम एंथ्रासाइट में, उससे कम ब्यूटिनमिनस कोल में, उससे कम लिग्नाइट कोल में, उससे कम पीट कोल में। इंडिया में ग्रेफाइट के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु, झारखंड। वर्ल्ड में रिजर्व कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, टर्की में, और प्रोड्यूस कौन करता है तो ऑस्ट्रिया। क्रूड ऑयल देख लो, आसाम, गुजरात यहाँ पर रिजर्व हैं। प्रोडक्शन में राजस्थान, गुजरात। रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो वेनेजुएला में, बट प्रोडक्शन कौन करता है तो यूएसए, उसके बाद सऊदी अरेबिया। नेचुरल गैस देख लो, नॉर्मली क्रूड ऑयल के साथ ही नेचुरल गैस मिलता है, इसलिए इनका जो रैंकिंग है ना वो मोटा मोटा सेम है। आसाम, गुजरात, आसाम, गुजरात। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है तो आसाम में। वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है तो रशिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और प्रोड्यूस कौन करता है तो यूएसए। ये आपका बॉक्साइट हो गया। ना टिन देख लो, गैलियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे आप सिंपली रैंकिंग देखते जाओ। नौ लैब ग्रोन डायमंड के बारे में थोड़ा जान लो कि सबसे पहला लैब ग्रोन डायमंड कहाँ क्रिएट किया गया तो यूएसए में क्रिएट किया गया 1954 में। इंडिया अभी लैब ग्रोन डायमंड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया का प्रोडक्शन वर्ल्ड का टोटल 15% है। ना यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इफ़ यू वांट तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे दूसरे वीडियो में। आप मुझे कमेंट करना अगर आप चाहते हो तो हम सारे क्वेश्चन CSC, CAPF एंड CDS प्लस स्टेट पीसेस सबका जो मिनरल्स का क्वेश्चन आया ना वो सब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्पेशली जो इस साल आया है। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होता है। इसके बाद देखो इल्मेनाइट एंड रियूटाइल अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया आर द रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके PYQ का भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये दो एलिमेंट के नाम मिलेंगे, बट इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे ना ऑड वन आउट का जो है प्रिंसिपल लगेगा। मैंने QD प्रिंसिपल की बात की थी, क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ऑड वन आउट लगेगा। इन चारों में कौन सा मिनरल है जो सबसे अलग स्टैंड आउट करता है। पहला एल्युमिनियम है, दूसरा कॉपर है, तीसरा आयरन है, चौथा टाइटेनियम है। मान लो यहाँ टाइटेनियम की जगह मैग्नीशियम दिया होता तब आपको कन्फ्यूजन होता, क्योंकि चारों जो है वो सेम टाइप का है। अगर इन चारों में से आपको एक ऑड एंड आउट फाइंड करना होगा तो वो है आपका टाइटेनियम। और ये प्रिंसिपल ना कई क्वेश्चन में लगता है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली यहाँ पे देखो जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उसका माइंड कैसे काम करता है ऑप्शन को सेट करने के टाइम, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये आपका स्टेटमेंट सही है, कई बार आपने पढ़ा, ये भी PYQ का स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखो अगर हम यूरेनियम 235 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 3 से 5% उसको एनरिच किया जाता है, बट वहीं जो रिसर्च रिएक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए 20% एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, दूसरा बोल रहा है कि नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तीसरा बोल रहा है नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। देखो यहाँ पे आप ऐसे सोचो, पहला बोल रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। इतना तो आपको पता है कि बहुत से थर्मल पावर प्लांट जो है वो गुजरात के साइड है, और जो भी गुजरात के साइड होंगे, जो भी गल्फ ऑफ कच्छ के साइड होंगे, वो सी वाटर को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। सेकंड देखो, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। अब देखो इंडिया में ऑलमोस्ट 250 प्लस थर्मल पावर प्लांट हैं, तो ये हो नहीं सकता कि सारा पावर प्लांट जो है वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे वाटर स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में आप बात करोगे तो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं। उसी तरह आप तीसरा देख लो, नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। 250 प्लस हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्राइवेटली ओन्ड ना हो। और एक बात यहाँ पे देखो, आपकी कोल बेस्ड लिखा है, यूरेनियम की बात नहीं किया। यूरेनियम एक क्रिटिकल रिसोर्स है, यूरेनियम हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर यूरेनियम की बात करता है कि यूरेनियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो प्राइवेट प्लेयर के हाथों में नहीं है, तो आप एक बार सोच सकते हो। बट यहाँ पे कोल बेस्ड लिखा है। इवन हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस दे रही है। तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट सेटअप नहीं किए होंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखो, स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। सेकंड स्टेटमेंट है, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये पूरा फैक्चुअल स्टेटमेंट था। पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। वैसे भी गोल्ड जो है ना वो PYQ में पूछा जा चुका है। तो गोल्ड इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंडिया में कहाँ रिजर्व है, वर्ल्ड में कहाँ प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड में कहाँ रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया है और मोनेजाइट के बारे में हमने अभी देखा है कि मोनेजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट का, प्लस थोरियम का जो इंपॉर्टेंट रिजर्व है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ तीसरा देखो, तीसरा बोल रहा है कि मोनेजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर कोस्टल सैंड। यहाँ पे एंटायर की बात कर रहा है। ये फैक्ट बहुत हार्ड है प्रूफ करने के लिए। आपका तीसरा जाएगा तो आपका ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोल इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ बोला इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ो, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। गोल्ड माइंस डिस्कवर नहीं किया गया हो, नहीं मिला हो, वो बात अलग है। बट ये बोलना कि वहाँ पे गोल्ड माइन है ही नहीं, ये रॉन्ग है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि जो साउथ वेस्ट मिनरल बेल्ट है वहाँ पे आपको कोल के डिपॉजिट नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट नीवैली रीजन। नीवैली रीजन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो साउथ वेस्ट रीजन में भी कोल के डिपॉजिट आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसा स्टेटमेंट दे कि कोल साउथ वेस्ट में है ही नहीं, तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आपका ए चला गया, बी चला गया। जो फर्स्ट है वो तो नोन फैक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करती है। तो आपका पहला गलत हो गया, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सही है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा मेजर मिनरल्स है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा जो है वो मेजर मिनरल है। बेंटोनाइट जो है वो माइनर है। ठीक है। शेल गैस कहाँ कहाँ मिलता है? तो शेल गैस जितने भी सेडिमेंट्री बेसिन है, याद रखना कि सेडिमेंट्री बेसिन है वहाँ तो मिलेगा ही। चाहे आप कैम्बे बेसिन की बात करो, कावेरी बेसिन की बात करो, केजी बेसिन की बात करो, इवन आप गंगा बेसिन की बात कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको शेल गैस मिलेगा ही। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे रिलेटेड टू मिनरल्स। अगर आप चाहोगे तो मैं बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, बट ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी करेक्ट आंसर है मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। और देखो, जो भी आप PYQ पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे अगर आप मान लो ऐसे क्वेश्चन पढ़ो कि ये मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्रीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले वाले आपको नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज जो रैंकिंग है ना वो बदलती रहती है। कोई कंट्री हो सकता है 2022 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, बट 2024 में ना हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं पढ़ना है। बट जो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया कंसेप्चुअल, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो गया, ऐसे क्वेश्चन आप फाइंड आउट करो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो। जैसे ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होंगे।